नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में आज हम देखेंगे अक्षांशीय वर्त एवं देशांतर रेखाएँ। यह अक्षांश वर्त और देशांतर रेखाएँ विश्व भारत एवं राजस्थान के संदर्भ में हम लगातार देखते होंगे। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी और उनके प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन बहुत पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करेगा और इसे शेयर करना कतई ना भूले। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश पृथ्वी के केंद्र के समान कोणीय दूरी पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। तो आप जैसे देखेंगे, देखिए ये अक्षांश क्या होता है को जो पृथ्वी होती है उसका केंद्र होता है, जो मतलब पृथ्वी का सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ से एक कोणीय दूरी निर्धारित की जाती है। वहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर एक लंबी रेखाएं खींची जाती है जो कि दिखाई नहीं देती, मात्र वे काल्पनिक रेखाएं होती है। इनके खींचने के कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण होता है जलवायु का निर्धारण, दूसरा होता है अवस्थिति का निर्धारण और तीसरा होता है दूरी का निर्धारण। ये मुख्य कारण है जिसके कारण जो पृथ्वी होती है उसको अक्षांश व देशांतर रेखाओं में बांटा जाता है। अक्षांश देशांतर, आप इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक साधारण इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अक्षांश मतलब होता है जो लेटी होती है, जो पृथ्वी होती है उस पर जो लेटी हुई रेखाएं होती है वे तो कहलाते हैं अक्षांश। और जो लंबी होती है हम कह सकते हैं जो सीधी या खड़ी होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को हम कह सकते हैं देशांतर रेखाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो पहला, कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। 181 कैसे है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश खींचे गए और जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भी इसमें इंक्लूड है। बात रही द्वितीय की, तो दूसरा है कुल अक्षांश से कोणों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया 90 90 180 कोण तो ये हो चुके हैं, लेकिन अब आपको पता होगा कि 0 डिग्री कोई कोण नहीं होता है तो हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब बात रही तीसरे की, तो कुल अक्षांशीय वर्तों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोण नहीं बोल रहा हूँ, अब इसमें वर्त बोल रहा हूँ। तो वो जो 0 डिग्री है वो तो जुड़ेगा, लेकिन जो अक्षांश है उत्तरी पोल का और दक्षिणी पोल का वो वृत्त में ना होकर एक बिंदु के रूप में, जिसके कारण उसे इस वृत्तों की संख्या में काउंट नहीं किया गया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको एक सेक्शन पसंद आएगा। यदि आपको सेक्शन पसंद आए तो लाइक कर दीजिए करें और इसको शेयर करना कतई ना भूले। देख लीजिए आपके सामने अक्षांश और अक्षांश का डायग्राम है। ये आप देख रहे हैं जो कि विषुवत वर्त है, ये 0 डिग्री, इसे हम भूमध्य वर्त के नाम से भी जानते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा, व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसे मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके नीचे हम चलेंगे 66.5 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम आर्कटिक के नाम से जानते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। और जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे हम आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। तो जो ये अक्षांश है, दो अक्षांशों के मध्य की बीच के भाग को हम कटिबंध कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जोन कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं देशांतर की ओर। के देशांतर क्या है? देशांतर रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। जैसे कि उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी के सेंटर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा होती है। इनके खींचने का कारण क्या है? वही समय का निर्धारण, अवस्थिति का निर्धारण करना। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है, 360 होती है। वही देशांतरों के मध्य दूरी समान होती है, जबकि अक्षांशों में ऐसा नहीं होता है। अक्षांशों में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वही इसमें असमान पाया जाता है दूरी, जो कि ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। तो वहीं भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर होती है। तो देख लेते हैं प्रश्न जो कि संभावित अक्षांश व देशांतर रेखाओं से। ये एकमात्र एक ही वीडियो नहीं है अक्षांश व देशांतर पर। आने वाले दिनों में 3 से 4 वीडियो अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर बनेगी, जिसके संदर्भ में हम भारत के अक्षांश व राजस्थान के अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये मात्र विश्व के संदर्भ में है, जिसे हम बेसिक समझ सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ क्या होती है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से।
1 डिग्री अक्षांश पार करने में कितनी दूरी तय करनी होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में हमें कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हमें 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक अक्षांश को पार करने में। वही प्रश्न 2 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो विकल्प में दिया गया है फाई, कटिबंध, ग्रिड, गोरे। तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच का क्षेत्र हमें कटिबंध कहलाता है। और जो मैं आपको बता देता हूँ कि फाई क्या है। तो ये फाई जो अक्षांश है उसका ग्रीक भाषा में नाम है फाई। वही जो ग्रिड है, ये ग्रिड जो कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है। और जो कि गोरे है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का भाग गोरे कहलाता है। तो ये मैंने आपको ये 4 ऑप्शन थे, मैंने चारों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दी है। तो चलिए शुरू देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, सूर्य की सर्वाधिक किरणें भूमध्य रेखा पर किस दिन लंबवत होती है। तो जो सूर्य की किरणें वो भूमध्य रेखा पर, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर 2 बार होती है, क्योंकि एक बार सूर्य मकर की ओर प्रभावित दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर, एक बार उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है। तो दोनों ही समय भूमध्य रेखा बीच में आती है। तो भूमध्य रेखा पर दोनों ही बार लंबवत होगा। तो वह कब होता है? एक तो वह होता है 21 मार्च को, जब वह कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है। और दूसरा 23 सितंबर को, जब वह दक्षिण गोलार्ध की ओर जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10 सही। वही हम बात कर लेते हैं चौथा, मकर रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक किरणें कब पड़ती है। तो विकल्प में दिए गए हैं 22 दिसंबर को, 11 मार्च को, 23 सितंबर को। अब याद रखिएगा, आप इसमें कहा गया है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक कब दिखाई पड़ती है। तो वह है 22 दिसंबर को। जबकि पूछा जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक कब दिखाई पड़ती है, तो वे दिखाई पड़ती है 21 मार्च को। माफ़ी चाहता हूँ, 21 मार्च को नहीं, 21 जून को हमें दिखाई पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 5। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में एक दूसरे को किस जगह काटते हैं, या हम कह सकते हैं किस जगह मिलते हैं। तो वे हमें मिलते हैं जो कि हम गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप में तीनों ही अक्षांश मिलते हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ पर तीनों ही रेखा गुजरती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है यूरोप महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में गुजरती है। प्रश्न 6, देशांतरों की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, आर्कटिक रेखा पर, कर्क रेखा पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देशांतरों की रेखा जो दूरी होती है इसमें असमानता पाई जाती है, जो कि ध्रुवों पर सबसे कम व भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। चलिए प्रश्न 7वें की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 7वां कह रहा है कि 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, जबकि 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रिड और कटिबंध की। मैंने आपको ग्रिड और कटिबंध के बारे में तो बता ही दिया है। अभी जूलू क्या है? अभी जूलू जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका उपनाम है। इसके अन्य उपनाम भी है, जिसका पहला नाम है जूलू समय रेखा। मैं देशांतरों के बारे में उपनाम नहीं बता रहा हूँ, बाकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका उपनाम बता रहा हूँ कि उसके उपनाम क्या है, आप सुन लीजिए। जूलू समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्यमा रेखा, यामोत्तर रेखा, ये GMT, ग्रीनविच मीन्स टाइम। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 8 की, देशांतर रेखा का निर्धारण कब किया गया है। तो देशांतर रेखा का निर्धारण 27 अक्टूबर 1884 में USA की राजधानी, या हम कह सकते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तत्कालीन राष्ट्रपति C.A. ऑर्थर द्वारा 26 देशों की बैठक बुलाकर की गई थी। इसमें निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश का समय GMT द्वारा होगा। GMT जो कि आगे आएगा उसके बारे में आपको बता दूंगा।
दूसरा, प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होगा, यहाँ से ही निर्धारित किया गया। तो ये तिथि याद रखिएगा आप। तो बात कर लेते हैं 90वें प्रश्न की कि भारतीय समय रेखा का निर्धारण किया गया है। भारतीय समय रेखा का निर्धारण, यहाँ पे ऑप्शन तो कंफ्यूज करने वाले, लेकिन आपको याद रखिए भारत जो ग्लोब की स्थिति में उसमें पूर्व में स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्व में भारत का ये मानक समय रेखा निर्धारित करती है। भारत की समय रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी के निकट से निकलती है। प्रश्न 10 की हम बात कर लेते हैं, सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय हमें लगता है। सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब ये देख लीजिए 4 मिनट का समय कैसा लगता है। तो पृथ्वी एक दिन में 350 डिग्री देशांतर घूमती है। अब देशांतर 60 डिग्री बराबर 24 घंटे। अब 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अब हमें मिनट निकालना है। तो ये जो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितने देशांतर पार कर दिए, तो 15। तो 60 का 15 में भाग देने पर 4 मिनट आते आ जाएगा। अन्य तरीके से आप मिनट निकाल सकते हैं। 24 घंटे में 440 मिनट होती है। 440 मिनट में 360 का भाग देने पर 4 मिनट यथा आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 11वें की। प्रश्न 11, कितने देशों से जीरो देशांतर रेखाएं गुजरती है। ये मुझे कुछ विकल्प ठीक नहीं लग रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर 13 देश आना चाहिए, जो कि बाय फॉल्ट मुझसे मिस्टेक में लिखने में भूल गया था। तो यहाँ पर आप 13 कर लीजिए। 13 देशों के मैं आपको नाम बता देता हूँ कि वे 13 देश कौन कौन से हैं जिससे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है। 0 डिग्री देशांतर माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो कि 11 प्रश्न है, कितने देशों से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा में माफ़ी चाहता हूँ बाय फॉल्ट। यहाँ पर प्रश्न विकल्प ए सही है, जो कि 9 देशों से गुजरती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था देशांतर और भूमध्य रेखा में। तो चलिए इसके लिए क्षमा करिए। बाकी यहाँ पर उत्तर आ आएगा, जो कि 9 देशों से ये गुजरती है। बात कर लेते हैं प्रश्न 12 की। 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण किस स्थान से किया गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण अब आप सबको पता है, ग्रीनविच जो कि लंदन में स्थित है से किया गया है। यहाँ की एक वेधशाला है जो कि इसका रखरखाव का कार्य करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा का। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये रॉयल वेधशाला से निकलती है। तो बात कर लेते हैं आज के 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 13वां प्रश्न कह रहा है 180 देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ये नई देशांतर रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व की, प्रश्न 14 की हम बात कर लेते हैं कि विश्व की एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा कौन सी है। विश्व की एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा है वह है 180 देशांतर रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है, मतलब इसका टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींचा गया है क्योंकि जो कि समय होता है वो ये कुछ देशों को काट देती, जैसे कि बेरिंग जल संधि, मतलब इनके आसपास पड़ने वाले देशों के काट देती, जिससे समय ना वो विश्व का समय गड़बड़ जाता और बड़ी दिक्कत का सामना विश्व को करना पड़ता। बात करते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की और अंतिम प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1892 में। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजें और अपने साथियों को हमसे जोड़िए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अन्य वीडियो में।